गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस APPLICATIONS एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ GAUFFSLAW। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग कई हैं। उसमें से पहला अनुप्रयोग क्या हुआ? गॉस के नियम के अनुप्रयोग कई हैं। पहला नियम चलेंगे हम, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का। एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़ है जिसको कि धन Q आवेश दिया गया है। ये देखिए, अनंत लंबाई की क्या है? एक आवेशित छड़ है जिसको आवेश क्या दिया गया है? धन Q दिया गया है। धन आवेश दिया गया, Q नहीं। इसको धन से आवेशित किया गया है। ठीक। और इस अनंत लंबाई के छड़ से R दूरी पर एक बेलन की कल्पना की गई है। उस बेलन की त्रिज्या R है और जिसकी लंबाई क्या L है। फिर सुन लीजिए, इस अनंत लंबाई के जो आवेशित धन आवेशित छड़ है, एक बेलन की कल्पना की गई है। इस बेलन की त्रिज्या R है और बेलन की ऊंचाई या लंबाई L है। ठीक। तो इस तरह देखिए, एक बेलन की कल्पना की गई है, जिसकी लंबाई क्या है? लंबाई L है और इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या R है। बेलन, तो इस छड़ से चूंकि त्रिज्या R है, R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। छड़ से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। इस P के चारों तरफ एक छोटे से क्षेत्रफल की कल्पना की गई है। इस छोटा क्षेत्रफल क्या है? D है और क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो DA वेक्टर है। क्षेत्रफल क्या है? वो DA वेक्टर है। और इसी दिशा में या इसी के समांतर इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E है। तो क्षेत्रफल वेक्टर DA
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही दोनों समांतर हैं, अर्थात यहाँ कोण कितना बनेगा, दोनों के बीच 0 कोण बनेगा। और यहाँ एक वक्र तल पर डी क्षेत्रफल की कल्पना की गई है। इसी तरह से समतल तल पर ले लीजिए, समतल तल पर भी डी क्षेत्र की कल्पना की गई है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, ए डी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल वेक्टर कोण के बीच कितना है, 90 डिग्री। ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है, इसलिए इसकी दिशा क्या है, एक गोले के वो आपका जो है बेलन है इसके बाहर की तरफ है। और यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र से दूर है वैद्युत क्षेत्र। अब इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं, माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक तार है, जिसको धनावेश दिया गया है, जिसको धन आवेश दिया गया है। यह धन आवेश संपूर्ण तार पर, यह धन आवेश संपूर्ण तार पर, यह धन आवेश संपूर्ण तार पर एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। तार से लंबवत दूरी पर, तार से लंबवत दूरी आर पर एक बिंदु P है। P है। अनंत लंबाई के तार के चारों ओर, अनंत लंबाई के चारों ओर एक ऐसे बेलन की कल्पना करते हैं, एक ऐसे बेलन की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या r हो, जिसकी त्रिज्या r हो
और बेलन की लंबाई L हो और बेलन की लंबाई L हो। इस बेलन को गॉसियन बेलन कहते हैं। इस बेलन को गॉसियन बेलन कहते हैं क्योंकि इसकी कल्पना गॉस ने किया था। क्योंकि इसकी कल्पना गॉस ने किया था। मतलब ना चला। देखिए, ये अनंत लंबाई की छड़ है। इसके चारों तरफ बेलन नहीं बल्कि एक बेलन मान लिया गया, कल्पना की गई है। इसको गॉस ने किया था, इसलिए इस बेलन को गॉसियन बेलन भी कहते हैं। ये आपका अनंत लंबाई की छड़ है। इसके चारों तरफ क्या किया गया है? एक बेलन की कल्पना की गई है। बेलन नहीं है न, इस बेलन को गॉसियन बेलन कहते हैं क्योंकि इसकी कल्पना गॉस ने किया था। बेलन के वक्र पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु बेलन के वक्र पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर होगा। तार से समान दूरी पर होगा। जिसके कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तीव्रता E समान होगी। जिसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की होगी। जिसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की होगी। पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। बिंदु P के चारों तरफ एक छोटे क्षेत्रफल dA की गणना किया। बिंदु P के चारों तरफ एक छोटे क्षेत्रफल dA की कल्पना। इस छोटे क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस छोटे क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं।
जिनके कारण दोनों के बीच का कोण शून्य होगा। जिनके कारण दोनों के बीच का कोण शून्य होगा। इस छोटे फल दिए के इस छोटे क्षेत्र फल दिए से गुजरने वाला विद्युत इस छोटे क्षेत्रफल दिए से गुजरने वाला विद्युत लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डी बराबर ई का मापांक डी ए का मापांक काश 0 ई का मान होगा डी काश 0 मान 1 होता है ई डी होगा। पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत लक्स पृष्ठ के वक्र सिरे से गुजरने वाला विद्युत लक्स पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत लक्स आई ई बराबर वक्र पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के वक्र से गुजरने वाला विद्युत फाई बराबर क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ए ई डी ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा ई सरफेस इंटीग्रल डी। अब इसका मान कितना होता है जो सरफेस इंटीग्रल डी ए है पूरे पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल बराबर होगा 2 पाई आर एल। बेलन का वक्र पृष्ठ है बेलन का वक्र पृष्ठ है इसलिए वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा वक्र पृष्ठ से गुजरना हो जाएगा ई। इसके स्थान क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इसके डी ए डी सरफेस इंटीग्रल डी ए के साथ 2 पाई आर एल लिख दीजिए 2 पाई आर एल लिख सकते हैं ये हो जाएगा या क्या होगा ई इंटू 2 पाई आर एल वापस हो गया। अच्छा समतल सिरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। समतल सिरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग ये आपका समतल सिरा है ये वक्र सिरा है
जो समतल सिरे पर क्षेत्रफल वेक्टर डी लिखा गया है, इसकी दिशा इधर ऊपर की ओर है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या है, क्षैतिज है। दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। और जो वक्र सिरे पर लिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और क्षेत्रफल वेक्टर डी है। दोनों एक दूसरे के बीच कोण कितना बना है, 0 बना रहे हैं। तो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं इस पर चल रहे हैं कि समतल सिरे पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है, इसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच 90 अंश कोण बना है। संपूर्ण बेलन के समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बेलन के समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आई कहाँ निकाल रहे हैं, समतल सिरे से। समतल सिरे से गुजरने वैद्युत फ्लक्स फाई समतल सिरे से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी, ये हो जाएगा ई का मापांक डी का मापांक cos 90 अंश। cos 90 का मान 0 होता है, तो सरफेस इंटीग्रल होते हैं ई डी ए 0, और 0 की संख्या को कर दीजिए 0 आएगा। इस तरह से वैद्युत फ्लक्स का मान कहाँ पर, समतल सिरे से गुजरने वाला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से, बेलन के संपूर्ण बेलन के समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 आएगा। संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, हो जाएगा आपका गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, वक्र पृष्ठ फाई 60 का लिख रहे हैं, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धन समतल, देखिए संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धन समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, यह है आपका ई 2 पाई आर एल प्लस 0, ये कितने जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। यदि कोई आवेश Q लंबाई L के तार पर समान रूप से वितरित है, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते
करते हैं, इसे लैम्डा से वृद्धि करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। समीकरण 2 हो गया। है ना। देखिए संपूर्ण गौसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई बराबर फाई बराबर फाई वक्र पृष्ठ पर धन फाई समतल पृष्ठ पर। तो ये हो जाएगा या फाई बराबर इतना या फाई बराबर इतना। गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 3 हुआ। समीकरण 3 से किसका मान, समीकरण 3 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से फाई ई का मान समीकरण 2 समीकरण 1 में रखने पर रखिए 3 का मान कहाँ रखें 1 में, फाई बराबर का Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा 2 पाई आर एल। क्या यहाँ ई भी होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये आया आपका 3। या Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ई इंटू 2 पाई आर एल। Q का मान समीकरण 2 में रखने पर Q का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए Q मान, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ई इंटू 2 पाई आर एल बटे एल। एल से कैंसिल हो जाएगा आपका, या ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ये बटे में हो जाएगा ना, इधर आएगा इंटू लैम्डा अपॉन आर। 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। या इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा आर। ये व्यंजक प्राप्त हो गया आपका वेक्टर रूप में। ये तो था अदिश रूप में था, अब वेक्टर रूप में ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर यूनिट वेक्टर आर का है। किसी चीज़ में यूनिट वेक्टर से गुणा कीजिए सदिश राशि हो जाएगी। किसी में जो है अदिश है, इसमें यूनिट वेक्टर गुणा,
जहाँ आर कैप आर की दिशा में काम करता है आर कैप कामा आर की दिशा में एकांक वेक्टर